नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 3 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है एक लड़ाई से। आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1749 को दूसरे कर्नाटक युद्ध की पहली लड़ाई लड़ी गई। इसे अंबुर की लड़ाई कहते हैं, जो कर्नाटक और हैदराबाद प्रशासन को लेकर हुई थी। कर्नाटक युद्ध ने ही तय किया कि भारत में आगे चलकर कौन शासन करेगा। इस लड़ाई में कर्नाटक और हैदराबाद के नवाबों के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थी। अब ये तो हम जानते ही हैं कि आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। लेकिन इस लड़ाई में इतने अलग अलग पहलू थे कि ज़रा सा भी यहाँ वहाँ हुआ होता तो 3 गुना लगान बचाने के लिए भुवन क्रिकेट के बजाय फुटबॉल खेलता, जी हुजूर कहने के बजाय हम बॉन्जोर बॉन्जोर कहते और ब्रेकफास्ट में टोस्ट के बजाय खाते क्रोसों। 1707 में बादशाह औरंगजेब ने अपनी मृत्यु के वक्त ही कहा था, मेरे बाद फसाद ही फसाद होगा। यही सच भी साबित हुआ। औरंगजेब के मरने तक मुगल शासन पूरे भारत में फैल गया, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही मुगलों का सूरज अस्त होने लगा, वो क्रम्बल होने लगा एम्पायर। इतने बड़े राज्य या कहीं देश को संभालने के लिए मुगलों ने अलग अलग हिस्सों में सूबेदार नियुक्त किए थे। इनमें से एक था आसफ जाह। औरंगजेब की मौत के बाद आसफ जाह ने खुद को हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया, एक तरह से फ्रीडम, और सादतुल्ला खां को कर्नाटक का नवाब बना दिया। सादतुल्ला खां का कोई बेटा नहीं था। वारिस की ज़रूरत को देखते हुए उसने अपने भाई गुलाम अली के बेटे को गोद लिया, जिसका नाम था दोस्त अली। सादतुल्ला खान की मौत के बाद 1732 में दोस्त अली कर्नाटक का नवाब बना। इसके बेटे का नाम था सफदर अली खान और दामाद था चंदा साहिब। अब ये नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा, हमें पता है बहुत सारे नाम हो गए, लेकिन ये सारे आगे की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्त अली ने उत्तर में मराठाओं के साथ संधि कर रखी थी। संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य कर्नाटक पर हमला नहीं करता था और उसके बदले उन्हें सूबे के रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था, जिसे कहते थे चौथाई हिस्सा। समय के साथ धीरे धीरे दोस्त अली ने चौथ देना बंद कर दिया। मराठाओं की तरफ से दोस्त अली को कई खत भिजवाए गए, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। गुस्से में आकर रघुजी भोसले के नेतृत्व में मराठों ने कर्नाटक पर हमला किया। 1740 में आरकोट के पास एक युद्ध में दोस्त अली रघुजी की सेना के हाथों मारा गया। जान बचाने के लिए उसका बेटा सफदर अली और दामाद चंदा साहिब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगने पहुंचे। उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था पियरे डुमा। डुमा की सफदर अली से दोस्ती थी और इस कारण उसने सफदर और चंदा साहिब को अपने यहाँ शरण भी दी। किसी तरह सफदर और रघुजी में एक संधि करवाई गई उस वक्त, और सफदर को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। तय हुआ कि पहले की ही तरह मराठों को चौथ समय पर दिया जाएगा, लेकिन रघुजी की नज़र चंदा साहिब पर भी थी, जो अभी भी डुमा के पास था। ये जानकर रघुजी भोसले ने डुमा के पास एक दूत भेजा। अब इस दूत ने डुमा से कहा कि वो चंदा साहिब को मराठों के हवाले कर दे। डुमा ने चंदा साहिब को देने से मना तो किया, लेकिन वो जानता था कि फ्रेंच इतने ताकतवर नहीं कि 50,000 मराठा सैनिकों का सामना कर सकें खुले मैदान पर। उस वक्त सबसे उभरती हुई फौज मराठा साम्राज्य के पास ही थी। कूटनीति दिखाते हुए उसने रघुजी के पास एक खत भेजा और साथ में भेजा एक तोहफा। अब इस खत में लिखा था, जनाब, चंदा साहिब हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि आप उनकी जान बख्श दें। इसी के साथ हमने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। रघुजी ने तोहफा देखा तो उसमें खास फ्रांस से मंगाई गई फ्रेंच ब्रांडी की 30 बोतलें थी। रघुजी मान गए। उन्होंने खत का जवाब भिजवाया कि चंदा साहिब की जान वो बख्श देंगे, लेकिन साथ में उन्हें फ्रेंच ब्रांडी की कुछ और बोतलें चाहिए। इस तरह चंदा साहिब की जान बची और वो मराठों की कस्टडी में रहने लगे। उधर दोस्त अली का बेटा सफदर अली कर्नाटक का नवाब बन गया था, लेकिन 1743 में उसकी भी मौत हो गई। उस वक्त उसका बेटा सादतुल्ला खां II बहुत छोटा था, इसीलिए एक मुसीबत आ खड़ी हुई कि अब नवाब बनेगा कौन। इस सब के बीच एक नाम आगे हो सकता था, चंदा साहिब, लेकिन वो मराठों के पास कस्टडी में था। ऐसे में हैदराबाद के नवाब आसफ जाह ने कहा कि सादतुल्ला II को नवाब बना दिया जाए। तय हुआ कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसका एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए, और ये प्रतिनिधि था अनवरुद्दीन। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वो वक्त ही ऐसा था कि नवाब मक्खियों की तरह टपक रहे थे। जी, टिरियन लेनिस्टर का डायलॉग है और क्रेडिट हम दे रहे हैं, किंग्स आर डाइंग लाइक फ्लाइज। कुछ ही समय में सादतुल्ला II की भी मौत हो गई और अनवरुद्दीन, जो अब तक केवल प्रतिनिधि था, आरकोट यानी कर्नाटक का नवाब बन गया। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भी समझ लेते हैं।
तो उससे पहले हमें उनके भारत आने का उद्देश्य भी समझना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने वाली पहली कंपनी नहीं थी। उनसे पहले डच आए थे, उस पोर्तुगीज लोग भी आए थे और फ्रेंच लोग भी आए थे और सब ने एक एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। 1700 तक इसमें से केवल 2 मुख्य रह गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था और व्यापार के चलते दोनों में काफ़ी कंपटीशन भी हुआ करता था, क्योंकि ये यूरोप में भी एक दूसरे से कम्पीट करते थे। कैपिटलिज्म में एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी मार्केट में जितना कंपटीशन ग्राहक को उतना फायदा। आज भी चाहे एंड्रॉयड या एप्पल या मैकडॉनल्ड या बर्गर किंग किसी भी तरह की एक सिमिलर बिजनेस वाली कंपनियां हो, लगातार उनकी कोशिश रहती है कि किसी प्रकार दूसरे से अपन आगे निकल जाएं। लगातार दांव पेच भिड़ाए जाते हैं और दूसरे को ऊपर उठने से कैसे रोका जाए इसका भी इंतजाम किया जाता है। खैर, आज जो होता है वो होता है, सरेआम होता है, लेकिन उस जमाने में यानी कि 18वीं सदी में न मार्केटिंग थी न ही एडवर्टाइजिंग। कोई केंद्रीय एजेंसी भी नहीं थी जो नियमन करे, मोनोपोली होने से रोके। कंपटीशन को खत्म करने का एक ही हथियार था, वो था वॉर, जंग। ये सम्राटों वाली जंग नहीं थी जिसमें आन बान की लड़ाई हो, बस व्यापार था। भारत में अकूत प्राकृतिक संपदा थी और फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों किसी भी हाल में इसे कब्जाना चाहते थे। जितना कब्जा था उसको छोड़ना भी नहीं चाहते थे और इसी कंपटीशन का नतीजा थे कर्नाटक के 3 युद्ध जो 1740 और 1760 के बीच लड़े गए। 1740 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों शांति से व्यापार करते रहे। छिटपुट मुठभेड़ें उस टाइम इनके बीच में हुई, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। उसी समय यूरोप में ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जंग हो गई, जिसका असर भारत पर भी हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में खड़े फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर हमला करना शुरू किया। जोसेफ डुप्ले, जो उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, युद्ध के पक्ष में नहीं था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करने की कोशिश की तो डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्दने की मदद से मद्रास पर घेरा डाला। 21 सितंबर 1746 को मद्रास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आया। हमने आपको पहले बताया था कि इस वक्त तक अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बन गया था। मद्रास पर घेरा डाले जाने की घटना से अनवरुद्दीन बहुत नाराज हुआ। उसने फ्रांस की सेना के साथ युद्ध करने की ठानी और इसके चलते फ्रांस और अनवरुद्दीन की सेना के बीच 1746 में लड़ाई हुई, जिसे बैटल ऑफ अद्यार के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इससे पहले तक युद्ध में अधिकतर सेना बल का जोर चलता था, यानी कि पैदल सैनिक कितने हैं, कैवलरी उनके पास घुड़सवार कितने हैं, और जिसके ज़्यादा हैं वो जीतता था। जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी चलती थी। लेकिन यूरोपियन वारफेयर की जो टैक्टिक्स, जो तकनीकें प्रशा में डेवलप हुई थी उस ज़माने में, पहली बार अद्यार की लड़ाई में भारत में इन तकनीकों का इस्तेमाल हुआ और इससे काफ़ी चीज़ें बदल गई। इस लड़ाई में अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खान को 10,000 सैनिकों के साथ मोर्चे पर भेजा, जबकि फ्रेंच सेना के पास केवल 700 थे। ऑब्वियसली जिसके पास बड़ी संख्या उसे जीतना चाहिए था, लेकिन नई तकनीक थी। महफूज खान को हार का स्वाद चखना पड़ा, क्योंकि फ्रेंच सेना के पास उस समय की बेहतरीन तकनीकें वाली तोप थी और ये बेहतर तकनीक थी स्क्रू। जी हाँ, स्क्रू की मदद से नाल का कोण बदला जा सकता था और सटीक निशाने के लिए पूरी तोप को एक जगह से दूसरी जगह हिलाने की ज़रूरत नहीं थी। आप एंगल चेंज करेंगे तो वो गोला जहाँ गिरेगा वो जगह भी चेंज हो जाएगी। फ्रेंच सेना का फिर तोप खाना जो था वो मोबाइल भी था, मतलब शॉर्ट नोटिस पर वो अपनी जगह बदल सकते थे और इसी बेहतर तकनीक की मदद से उन्होंने महफूज खान की सेना को तितर बितर कर दिया। कैवलरी जो उनके घुड़सवार थे वो किसी काम नहीं आए। इस हार से अनवरुद्दीन को एहसास हुआ कि अकेले फ्रेंच सेना का मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, और इसीलिए उसने जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाया। इसके बाद इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। 1748 इस साल हैदराबाद के निज़ाम आसफ जहां की मौत होती है, जिससे हैदराबाद की गद्दी को लेकर संकट खड़ा होता है। कायदे से हैदराबाद की गद्दी आसफ जहां के बेटे नासिर जंग को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने 1741 में अपने पिता को मारने की कोशिश की थी। बहुत जल्दी में था लड़का, जिसके चलते आसफ जहां ने नासिर जंग को रियासत से बेदखल किया और मरने से पहले अपने नाती मुजफ्फर जंग को अपना वारिस घोषित कर दिया। इसे लेकर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में दुश्मनी हुई। दूसरी ओर कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, जो पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला चुका था, उसने हैदराबाद की गद्दी के लिए नासिर जंग का समर्थन कर दिया। उधर चंदा साहिब अब मराठे को कैद से आज़ाद हो गए थे। वो किसी तरह अनवरुद्दीन को बेदखल कर खुद कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था। कितना सारा मिक्सअप है यहाँ पे। ये जानकर कि अनवरुद्दीन नासिर जंग की मदद कर रहा है, चंदा साहिब ने मुजफ्फर जंग से हाथ मिलाने का
फैसला कर लिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी दोस्ती पहले से थी। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो दो खेमे बन गए थे। कंफ्यूजन अब हम थोड़ा कम करेंगे। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग। टेबल बनाइए, उसके बाद आगे की कहानी सुनिए। दूसरी कर्नाटक वॉर की जमीन तैयार हो गई थी। चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और कर्नाटक की ओर कूच कर दिया। अनवरुद्दीन को लगा कि अगर चंदा साहिब आरकोट पहुंच गया तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए वो अपनी सेना लेकर अंबुर पहुंचा। आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1749 को दोनों गुटों की लड़ाई हुई, जिससे वॉर ऑफ अंबुर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में चंदा साहिब ने अनवरुद्दीन को मार दिया और खुद कर्नाटक का नवाब बन गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंदा साहिब का साथ दिया था, पुरानी दोस्ती थी, जिसके एवज में उन्हें 80 गांवों की दीवानी दे दी गई। चंदा साहिब के नवाब बन जाने से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फायदे में आ गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस स्थिति को बदलने के लिए अनवरुद्दीन के बेटे वल्ला जाह से हाथ मिलाया। वल्ला जाह भी अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था, तो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से चंदा साहिब वाले गुट से 1750 में एक और युद्ध किया, बैटल ऑफ तिरुवदी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक और हार हुई। जान बचाने के लिए वल्ला जाह जिंजी के किले में जाकर छिपा, जो आरकोट से 80 किलोमीटर दूर था। लेकिन फ्रेंच गवर्नर जोसेफ डुप्ले के नेतृत्व में फ्रेंच सेना ने एक ही रात में जिंजी के किले को भी फतह कर लिया। वल्ला जाह की मदद के लिए नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जिंजी पहुंचे, लेकिन इस लड़ाई में फिर एक बार फ्रेंच जीत गए। जिंजी के युद्ध से एक और फायदा ये हुआ कि इस लड़ाई में डुप्ले ने नासिर जंग के एक खास साथी को अपने साथ मिला लिया, जिसने एक दिन मौका देखकर नासिर जंग की हत्या कर दी और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम बन गया। इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब ताकतवर पोजीशन में आ गई थी। हैदराबाद का निजाम और हारकोट का नवाब दोनों उसके साथ थे। जिंजी की लड़ाई में हारने के बाद वल्ला जाह ने त्रिचिनापल्ली के किले में शरण ली। अनवरुद्दीन का बेटा होने के नाते वो आरकोट की नवाबशाही पर हक जमा सकता था, और अगर ऐसा होता तो कर्नाटक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से चला जाता। डुप्ले नहीं चाहता था कि किसी भी तरह आरकोट हाथ से जाए, इसीलिए चंदा साहिब और फ्रेंच सेना को लेकर वो सीधा त्रिचिनापल्ली पहुंचा। 1751 में उन्होंने त्रिचिनापल्ली के किले का घेराव किया। वल्ला जाह की मदद करने आई ब्रिटिश सेना की टुकड़ी भी किले के अंदर फंस के रह गई। इनमें से एक था कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव, वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ मिलकर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। फ्रेंच सेना को चकमा देकर किसी तरह क्लाइव किले से भागा। वापस जाकर उसने एक योजना बनाई। कर्नाटक के नवाब की सेना त्रिचिनापल्ली के किले का घेराव किए हुई थी। ऐसे में उसे 500 सैनिकों की एक टुकड़ी उसने ली साथ में और आरकोट पर हमला कर दिया और जीत लिया। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, इतना बड़ा कि इसके बाद वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दोबारा कभी टिके नहीं। 1752 में अंग्रेजों ने त्रिचिनापल्ली को भी जीत लिया। आगे चलकर कर्नाटक में एक और लड़ाई हुई, जिसे थर्ड वॉर ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की लड़ाई में थर्ड वॉर ऑफ कर्नाटक निर्णायक साबित हुई और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एकमात्र कंपनी बनकर रह गई जो यूरोप से इंडिया के ट्रेड को अपने हिसाब से चलाती थी, रेगुलेट करती थी, उसी से खुद फायदा कमाती थी, जिसकी कहानी हम फिर आपको कभी सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और इसे कैमरे के पीछे शूट किया है हमारे साथी जेरी ने। देखते रहिए दिल एलन टॉक।